एक देश या फिर एक राज्य में अगर ऐसा हो कि वहां के लोगों के बीच में भेदभाव किया जाए तो यह फिर उस देश या उस राज्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसी का एग्जाम्पल है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। एक युद्ध जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक युद्ध जिसमें भारत को शामिल होना पड़ा। तो क्या थी वो वजह जिससे पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपनी ही आर्मी के खिलाफ हो गई, या क्या थी वो वजह जिससे भारत को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा? उसी के बारे में बात करेंगे। तो नई साल की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पहले से शुरू करते हैं। भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आज का बांग्लादेश, ये सब मिलकर एक ही राज्य हुआ करता था और इसमें छोटे छोटे राज्य भी मिले हुए थे। तो ये सब मिलकर एक ही राज्य थे और राज्य का नाम था बंगाल। मतलब इतना बड़ा हिस्सा मिलकर बंगाल राज्य बनाते थे। अब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। काफी समय तक अंग्रेजों की राजधानी रही थी बंगाल। लेकिन जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई, स्वतंत्रता संग्राम भारत में शुरू हुआ, तो पूरे देश से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बंगाल में भी लोगों ने अपनी एकता दिखाई और बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। कहीं भी प्रोटेस्ट हो तो अंग्रेज उसको राजधानी में बैठकर कंट्रोल करें। लेकिन जब राजधानी के लोग ही अपनी एकता के साथ प्रोटेस्ट करें तो फिर अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर होना पड़ गया। और इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी सबसे अच्छी चाल चली जो वो अक्सर चला करते थे, और उन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। अपनी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उन्होंने दिखाई, फूट डालो राज करो। 1905 में बंगाल के दो हिस्से कर दिए और उसके पीछे उनकी इंटेंशन थी कि बंगाल के लोगों के बीच में फूट डले, एकता ना रहे, ये लोग अलग अलग रहेंगे। इसके बाद भारतीयों की तरफ से स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया जिसको वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। और उस आंदोलन के पीछे भारतीय लोग चाहते थे कि पहले तो ये बंटवारा रद्द हो और उसके बाद ये जो बंगाल के लोगों के बीच में फूट डालने की कोशिश करी जा रही है ये फूट ना डले। इसके लिए पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन या वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया। अब 1911 में जाकर इस बंटवारे को रद्द भी कर दिया गया। बंगाल फिर से एक राज्य बन गया। लेकिन 6 साल के अंदर ही लोगों के मन में ये आ गया कि हम इस एरिया को बिलोंग करते हैं, वो उस एरिया को बिलोंग करते हैं। मतलब लोगों के मन में थोड़ा सा कहीं रह गया था कि ये दो अलग राज्य हैं। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट था बंगाल का, वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो 1947 जब आया, जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा होना था, तो उस टाइम पर ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट यानी कि ईस्टर्न बंगाल पाकिस्तान में चला गया और ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया। अब ईस्टर्न पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों में और ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों में काफी बड़ा अंतर था सोच का। वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग जो जहां चाहते थे कि इस्लाम के आधार पर बंटवारा हो, इस्लाम के आधार पर ही पाकिस्तान बने, ईस्टर्न पाकिस्तान में वैसा नहीं था। ईस्टर्न पाकिस्तान में कल्चर काफी सेक्युलर था। यहाँ पर हिंदू आबादी भी काफी थी, क्रिश्चियन आबादी भी काफी थी। हालांकि दोनों जगह मुस्लिम मेजोरिटी ही थी, लेकिन सोच में बहुत बड़ा अंतर दिखने लगा। और पहला विवाद 1955 में इन दोनों जगहों में आ भी गया, और विवाद था भाषा को लेकर। वेस्टर्न पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू, और ईस्टर्न पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज थी बंगाली। तो पूरे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। अब उर्दू वर्सेस बंगाली चल रहा था और इसी आंदोलन के बीच में एक पार्टी उभर के आ गई ईस्टर्न पाकिस्तान में, और उस पार्टी का नाम था आवामी लीग, जिसको लीड कर रहे थे सोहरावर्दी। एक साल बाद यानी कि 1956 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और आवामी लीग चुनाव जीत गई। सोहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को और वहां के लीडर्स को ये पसंद नहीं आ रहा था। एक साल के अंदर अंदर सोहरावर्दी की सरकार को गिरा दिया गया, और ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों तक ये मैसेज गलत भी पहुंचा। फिर उन्हें लगा कि ईस्टर्न पाकिस्तान का होने की वजह से हमारे प्रधानमंत्री की सरकार को गिरा दिया गया। और उसके बाद लोगों में ये आवाज भी आने लगी कि अगर इसी तरीके का भेदभाव वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग हमारे साथ करते रहेंगे तो हम पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। लेकिन ये आवाज आम जनता की थी, तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद 1962 आया और उस टाइम के पाकिस्तानी आर्मी के जनरल अय्यूब खान ने सभी सरकारों को हटा दिया और मिलिट्री रूल लगा दिया। मिलिट्री रूल लगने से स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि डेमोक्रेसी तो लगभग खत्म ही हो गई थी। वहीं अब दूसरी तरफ क्या चल रहा था कि पाकिस्तान में जो पैसा आता था, एक्सपोर्ट का आए या कैसा भी आए, वो ज्यादातर पैसा ईस्टर्न पाकिस्तान से आता था। लेकिन लगता कहां था,
लगता था वो वेस्टर्न पाकिस्तान के डेवलपमेंट में। सरकारी नौकरियों की भी अगर बात करें तो 90% सरकारी नौकरियां ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिला करती थी। सिर्फ 10% सरकारी नौकरियों पर ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों का हक था। ईस्टर्न पाकिस्तान के सॉन्ग्स पर, कल्चर पर, लिटरेचर पर बैन लगना शुरू हो गया। 1970 आया और 1970 में फ्लड्स है बंगाल की खाड़ी की तरफ से ईस्टर्न पाकिस्तान में। लोगों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई हेल्प ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को नहीं गई। अभी छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बातें बनने लगी, चाहे वो फ्लड्स में हेल्प ना पहुंचना हो, चाहे वो सरकारी नौकरियां ना मिलना हो, डेवलपमेंट ना होना हो, या फिर उनके कल्चर पर बैन लगना हो। ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बातें बनने लगी और इसी का असर पड़ा कि 1969 में अय्यूब खान को हटा दिया गया। अब एक साल बाद चुनाव होने थे। 1970 में चुनाव हुए और 313 सीटों पर पाकिस्तान में चुनाव होने थे, जिसमें से 169 सीट ईस्टर्न पाकिस्तान की ही थी। मतलब अगर 100% सीट यहाँ पर जीत ली जाए तो फिर आपका कैंडिडेट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है। और हुआ भी फिर कुछ ऐसा ही। आवामी लीग ने 169 में से 167 सीटें जीत ली और यहाँ पर क्लियर विक्ट्री दिखा दी और दिख रहा था कि आवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तान के लीडर्स को अब यहाँ भी मंजूर नहीं था। क्लियर विक्ट्री के बाद भी उन्होंने मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और कह दिया कि हम शेख मुजीब को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब क्लियर विक्ट्री के बाद भी जब शेख मुजीब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया तो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों में गुस्सा बढ़ गया। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, पाकिस्तान से अलग होंगे। और ये पहली बार था जब ईस्टर्न पाकिस्तान की तरफ से किसी इतने बड़े नेता का ये बयान आया कि उसे पाकिस्तान से अलग होना। अब इस चीज का इम्पैक्ट पड़ा और पाकिस्तानी आर्मी को ईस्टर्न पाकिस्तान में भेजा गया। और उस टाइम के पाकिस्तानी आर्मी के जनरल याह्या खान ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत पहले तो शेख मुजीब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ढूंढ ढूंढकर उनके समर्थकों को मारा जाना शुरू हो गया। औरतों और लड़कियों के साथ रेप शुरू हो गए। इसी बीच ईस्टर्न पाकिस्तान में एक संगठन उठकर आया। वो संगठन वेस्टर्न पाकिस्तान के आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और उस संगठन जिसका नाम था जमात इस्लामी, इन दोनों ने मिलकर मुजीबुर रहमान के समर्थकों को मारना शुरू कर दिया और उनकी लड़कियों और औरतों के साथ रेप शुरू कर दिया। कहते हैं कि 25 से 30 लाख लोगों को मार दिया गया था। 4 से 5 लाख औरतों और लड़कियों के साथ रेप किए गए थे। 3 करोड़ लोग लगभग बेघर हो गए थे। जब इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद लोगों को लगने लगा कि हम यहाँ पर अब अनसेफ हैं। उन्हें अपनी जगह दिखी वेस्टर्न बंगाल। वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया में था, हिंदुस्तान में था, वहां पर उनके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, क्योंकि लकीरें खींचनी है बंटवारे की, लेकिन रिश्तेदारी या दोस्त वही की वही रहते हैं। तो फिर वहां के लोग वेस्ट बंगाल की तरफ भागने लगे। हिंदुस्तान की तरफ वहां के लोगों ने रुख किया और देखते ही देखते 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में पहुंच गए वेस्ट बंगाल में। यह काफी बड़ी जनसंख्या थी जो हिंदुस्तान में पहुंच चुकी थी शरणार्थी के रूप में। अब यहां से हिंदुस्तान इस सब में इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अभी तो हिंदुस्तान सिर्फ इन्वॉल्व हुआ, युद्ध की कहानी तो अब शुरू होगी।